हाय एवरीवन, दिस इज अमृत तिवारी एंड यू आर वाचिंग अमृत ब्रोज। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वर्क, पावर एंड एनर्जी के हमने ये देखा था कि वर्क क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों उसी जो भी चीजें हमने सीखी हैं, है ना, दैट इज वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशंस की बात करेंगे हम इस लेक्चर में। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, हमने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में? पिछले क्लास में हमने वर्क को कैलकुलेट करना सीखा था। वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमने कुछ फॉर्मूले देखे थे, कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे, जिसमें हमने ये बोला था कि जो वर्क क्या होगा वो होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ठीक है, ये एक फॉर्मूला देखा था हमने, जिसमें क्या देखा था? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग फोर्स। ठीक है, और दूसरा क्या था? वर्क को डिफाइन करने के लिए जो फॉर्मूला देखा था वो था कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। और कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले थे, जैसे एफ डॉट ds। ठीक है, मेनली यही था। अगर मान लो कि अगर हमको क्या बोलते हैं, टोटल वर्क डन निकालना था तो हमने इंटीग्रेट कर दिया था। ठीक है, इस तरह से वगैरह वगैरह। तो आइए चलिए हम इन्हीं सारे फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आई होप कि आप हर एक कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर से क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप एडवांस तक के सवालों को कर पाओ, है ना, मेरा वो मोटो होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो बच्चों चलो हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट। और इसका बच्चों आप केस 1 डाल दो। ठीक है, केस नंबर फर्स्ट। जरा देखना अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए कि ये आपके पास एक सेमी सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये एक सेमी सर्कुलर वो है पाथ है। अब यहां पे हम क्या करते हैं ना, यहां पे बच्चे एक ब्लॉक रख देते हैं। ठीक है, और इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं? पॉइंट ए। और ये रहा इस सेमी सर्कुलर पाथ का रेडियस। ठीक है, तो ये हमारा रेडियस आर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, और फोर्स लगा करके हम क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक को किसी एक पॉइंट, दैट इज पॉइंट बी पर पहुंचा देते हैं। ये पॉइंट मेरा बी हो गया, सेम ब्लॉक मैंने पॉइंट बी पे पहुंचा दिया। ठीक है, अब मैंने फोर्सेस जो लगाई है ना बच्चों, वो हम कुछ ऐसा लगा रहे हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। ठीक है, ऑलवेज जो फोर्स है हमारा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इसी क्वेश्चन को कि वी मूव द ब्लॉक ए स्लोली फ्रॉम ए टू बी। और जो हमने फोर्स लगाई है वो कांस्टेंट लगाई है, तो कांस्टेंट फोर्स ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी अभी मैंने जो बताया वही मैंने लिखा है कि हमने एक ब्लॉक को स्लोली मूव करा फ्रॉम पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। जो हमारा फोर्स है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, और ये ऑलवेज पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। चलो बच्चों स्टार्ट किया जाए। तो हमने वर्क डन अगर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आपको याद हो तो हम क्या करते थे, हमने क्या किया था, हमको ये देखना होता था कि फोर्स की डायरेक्शन में जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो कितना मूव कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चों, तो जरा देखो कि अगर इस पॉइंट को मैं मूव करने की बात करूं, क्या हम ऐसे कह सकते हैं क्या, ये जो मेरा फोर्स था वो ऑलवेज इसी डायरेक्शन में था, तो मेरा ब्लॉक सिर्फ इतना ही मूव कर रहा है फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमारा अगर मैं देखूं तो ये हमारा डिस्टेंस आर हो गया। तो अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करूंगा तो फोर्स और डिस्टेंस कितना है मेरा आर, और दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव आएगा मेरा वर्क डन एफ आर। ठीक है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये हुआ। आंसर है नहीं। देखिए, हमारा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट तो यही वाला हुआ है।
यही है हमारा डिस्प्लेसमेंट। और अगर इस डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन भी करना चाहोगे तो देखो क्या होगा, वर्क डन तो कैलकुलेट करना जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। तो अगर मैं फोर्स की बात करूं F इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है बच्चों, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा 90 हो गया और ये R तो ये हो जाएगा R√2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई कॉस देखो तो ये 90 तो ये 45 दैट इज 1/√2, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ये कट गया तो अगेन आंसर आएगा F। तो आप यहां से भी वर्क डन इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो और डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हो। सिंपली क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो फोर्स के अलोंग कितना आ रहा है, ठीक है, उस पॉइंट का। ठीक, अभी मैंने लिखा भी था फोर्स का डेफिनेशन। तो ये अगर मेरा ब्लॉक है तो जरा देखो कि ये क्या हो रहा है, इसी तरह से तो मूव कर रहा है, दिखा। तो ये एक्चुअल में फोर्स की डायरेक्शन में सिर्फ इतना ही तो डिस्प्लेस हुआ है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया FR। ठीक, तो ये हमारा केस फर्स्ट था, नोट करो। फिर हम अपने अगले केस की तरफ प्रोसीड करते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जरा देखना केस 2 क्या कहते हैं, ठीक है। हमारा सेम डायग्राम बनेगा, मतलब पाथ वगैरह सब कुछ सेम है जैसा कि अभी मैंने देखा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा वही सेमी सर्कुलर पाथ था, ठीक है। इसका सेंटर हमने ये मान रखा था और रेडियस हमारा क्या था, R था, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक ब्लॉक लगा रखा था, ये हमारा ब्लॉक है और ये रहा पॉइंट B, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, इस ब्लॉक को उठा करके मतलब मूव करा करके फोर्स लगाएंगे और इस ब्लॉक को मूव करा करके अगेन हम पॉइंट B तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। ये रहा मेरा पॉइंट B, है ना। लेकिन हमने इस बार क्या करा है, फोर्स की डायरेक्शंस पे थोड़ा सा चेंज करा है। अब हम क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा कि ये ब्लॉक ऐसे मूव कर रहा था, तो हमने क्या करा कि फोर्स को ऑलवेज ना टेंजेंशियली लगाया, ठीक है। तो क्या होगा, ये इस वक्त फोर्स की डायरेक्शन इधर है, इस वक्त फोर्स की डायरेक्शन इधर है और यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स ही लगाया है और ब्लॉक को स्लोली ही मूव कराया है। यहाँ पे इस ब्लॉक स्लोली मूव कराने से भी एक फैक्ट आता है सामने बच्चों। अगर मैं बात करूँ ना स्लोली, अगर फास्ट मूव कराया तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके चीजों को सीख रहे हैं, हमें सिर्फ वर्क डन कैलकुलेट करना भी सीखना है। तो ये रहा मेरा केस 2, और केस 2 में क्या करना है हमको, अगेन वर्क डन ही कैलकुलेट करना है फ्रॉम A टू B तक का, ठीक है। अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज अप्लाइड। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, फोर्स मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा है अप्लाइड टेंजेंशियली, ठीक है। देखो हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंशियली एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहे हैं। तो इस केस में मेरा वर्क डन क्या होगा, अगेन बच्चों जो हम वर्क डन का फॉर्मूला पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, W इक्वल टू F इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। किसका, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अलोंग द फोर्स, ठीक है। अब देखो ये मेरा क्या है, फॉर्मूला है। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो क्या होगा, बोलिए। तो जरा देखो कि अगर मैं इसको देखूं तो इस केस में क्या हुआ, फोर्स मेरा इधर है तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा इधर हुआ, फिर आगे चलेगा फोर्स इधर बनेगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, यहां देखो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फिर इधर फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर। तो धीरे धीरे ये ऐसे चलेगा। मतलब क्या है, ये देखना कि ये ब्लॉक कैसे मूव कर रहा है, फोर्स की डायरेक्शन इधर है, ठीक है, ऐसे ये धीरे 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 इस तरह से मूव कर रहा है ब्लॉक, इधर से इस तरह से गया इधर, ठीक है। चीजें क्लियर हुई, क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट लेना है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। मान लीजिए कि मैंने फोर्स इस पॉइंट पे लगाया और फोर्स इधर लगाया, तो मुझे उसका डिस्प्लेसमेंट उसके अलोंग ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं इस केस में वर्क डन की बात करूं तो कितना हो जाएगा भाई, वर्क डन जरा बताइए। फोर्स हमने F लगा रखा है और डिस्प्लेसमेंट कितना आया,
तो अगर मैं बात करूं आपसे कि देखिए ये एक सर्कल होता है और सर्कल का एक क्वार्टर पार्ट की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, पूरे सर्कल का जो अगर सर्कमफ्रेंस की बात करें तो 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। और इसको 1/4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि फोर्थ पार्ट ले रहे हैं ना हम, तो ये हो जाएगा 2, दैट इज पाई आर बाई 2। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आया, तो हम यहाँ से पाई आर बाई 2 कह देंगे, डायरेक्शन दोनों की सेम है, पॉजिटिव वर्क डन आने वाला है, ठीक है। चीजें क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पे कुछ बच्चे कहते हैं ना, कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि आप क्या करते हो, अगर आप 11th में हो तो आप पहली बार चीजों को सुन रहे हो और स्कूल में नहीं बताया जाता, तो जरा ध्यान देना, हम बार बार कह रहे हैं कि हमको वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना होता है, हम सीधा ये फॉर्मूला रट लेते हैं W = FDS, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट वहां पे हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, वहां पे क्वेश्चन पे लिखा होता है, आप इन चीजों को थोड़ा क्लियरली देखना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट हम किधर के लेंगे, फोर्स के अलोंग लेंगे ऑलवेज, ठीक है। अगर आप इस मेथड से जाओगे तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आपको हर वक्त क्या हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एंगल चेंज हो रहा है आपका, क्लियर हुआ। इस केस में जो मेरा वर्क डन आएगा वो आएगा F पाई आर बाई 2। ध्यान से समझिए, अगर नहीं आप इन चीजों पे ध्यान देंगे तो एडवांस के क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो जाएगी। क्लियर हुआ ये बातें, नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अब हमारा है केस नंबर 3। देखना सेम क्वेश्चन है यार, बहुत आसान सा है। चलो देखो, हमने क्या बोला, ये रहा मेरा वो सेमी सर्कुलर पाथ, जरा ध्यान दो क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइप का है केस 3, इसमें भी हमें क्या करना है, वर्क डन ही कैलकुलेट करना है फ्रॉम A to B, ठीक है। लेकिन फिर से फोर्स की डायरेक्शन को हमने क्या करा, चेंज करा। तो जरा ध्यान दो कि इस बार हम क्या कह रहे हैं कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जरा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या करा कि सेम कुछ भी चेंज नहीं करा, हमने सिर्फ फोर्स की डायरेक्शन चेंज करी। अब हम इसमें क्या कह रहे हैं बच्चों, देखो कि हमने कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को अप्लाई किया, लेकिन किस तरह से अप्लाई किया, इस बार जो ये हमारा लाइन है ना ए बी, ठीक है, इसको ये जो ए और बी को ज्वाइन करने वाला है ना, इसके ही हमने फोर्स इसके ऑलवेज पैरेलल रखा। मतलब क्या है, अभी फोर्स की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे अभी भी फोर्स की डायरेक्शन उसी के पैरेलल है, और लास्ट में भी फोर्स की डायरेक्शन इसी के पैरेलल है। तो इस केस में मेरा वर्क डन क्या होगा, अगर मैं वर्क डन आपसे पूछूं तो क्या होता था, मेरा वर्क डन का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, ऑफ फोर्स अलोंग द फोर्स, यही होता था। तो जरा ध्यान देना कि अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड तो हमारी F रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अब फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में है क्या, ऑलवेज है। तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट देखूं तो क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट ये वाला ही हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमको देखना होगा तो ये सीधा हो जाएगा R√2, ठीक है। तो ये मेरा वर्क डन आने वाला है, क्लियर हुआ। जरा ध्यान दो, मैं फिर से समझा रहा हूँ कि क्या था, मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में था और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया यार। ये कैसे आया R√2, देखो ये R है, ये R है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये हमारा क्या हो गया R√2, एंगल 0 था, डायरेक्ट आंसर मिल गया। तो अगर इस क्वेश्चन से आपने ये समझा कि हमारे लिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर फोर्स की डायरेक्शन को आपने चेंज कर दिया तो क्या होगा उस केस में, बोलो, हमारा वर्क डन चेंज हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो ये 3 केसेस थे, यही केस जाकर के बाद में एडवांस के बन जाएंगे, तो ध्यान से देखिए। फिर हम अब चलिए इसको नोट कीजिए, अब अगले टाइप के क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, ठीक है।
ओके बच्चों, तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखो इस पूरे लेक्चर को ना मैं कुछ ऐसा डिजाइन कर रहा हूं ना कि हम हर लेक्चर में वो हर तरह के क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो एडवांस तक आए हुए हैं। ठीक है, मतलब कि आप एक बार लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद हर तरह के क्वेश्चंस करने के लिए कैपेबल हो जाओ, है ना। तो खैर चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो पूरा लेक्चर को देखो। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वो कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे ले जा रहे हैं हम उसको, और उस पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो वर्क डन कैलकुलेट करना है। बट बच्चों जो इसमें हमको पार्टिकल की पोजीशन दी हुई है ना, वो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, मैं समझा देता हूं एक बार। क्वेश्चन में से आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक पॉइंट ए से पार्टिकल को हमने पॉइंट बी पर लेके गए, और इसका हम क्या कर देते हैं, आपको कोई पोजीशन वेक्टर ए दे देते हैं और इसका भी कोई पोजीशन वेक्टर बी दे देते हैं, और वेक्टर के ही फॉर्म में आपको मैं फोर्स भी दे देता हूं। तो वर्क डन बताओ। याद है मैंने दूसरा वाला क्वेश्चन डील किया था इसी पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा करके आपको कि अगर फोर्सेस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया हुआ हो तो हम कैसे डील करने वाले हैं। ठीक है, तो जरा देखो कि गिवन क्या है आपको। इसमें गिवन है बच्चों, जो आपका पोजीशन वेक्टर ए है वो गिवन है 2i कैप प्लस 7j कैप माइनस 3k कैप, और जो पोजीशन वेक्टर बी है वो आपको गिवन है बच्चों 5i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप। ठीक है, और जो फोर्स इस पे हम अप्लाई कर रहे हैं वो है 20i कैप माइनस 30j कैप प्लस 15k कैप। ठीक है, तो ये हमारा चीजें गिवन है क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि आपको इसमें क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का। तो चलिए देखिए कैसे होगा। तो याद है देखो यहाँ पे हमें ना ये दोनों पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और जो अगर हमको वर्क डन निकालना है तो वो होता है F इंटू ds। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट आपको नहीं गिवन है, हालांकि आपको सीधा सीधा फोर्स गिवन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लेंगे यार। तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, तो अगर मैं देखूं बच्चों तो यहां पे देखो कितना है, 5 माइनस 2 हो जाएगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट मैं लिखना चाहूं तो सीधा देखो 5 माइनस 2 दैट इज 3i कैप, फिर क्या है माइनस 3, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10j कैप, फिर माइनस 6 और माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा माइनस 3k कैप। ठीक है, अब ये मेरा आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमको कुछ नहीं करना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो वर्क डन के लिए अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 20i कैप माइनस 30j कैप प्लस 15k कैप मल्टीप्लाइड बाई 3i कैप माइनस 10j कैप माइनस 3k कैप। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 3, और उसके बाद हो जाएगा प्लस 30 इंटू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, और फिर हो जाएगा हमारा माइनस प्लस 15 इंटू माइनस 3। तो अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 60 प्लस ये हो जाएगा 300 माइनस 45। दिस इज इक्वल टू व्हाट, नथिंग बट कितना हो जाएगा 315 जूल। ठीक है, तो ये हमारा बच्चों वर्क डन आ गया इस केस में 315 जूल। अब एक चीज और यहां से नोट कीजिएगा, जे जो मैंने यूनिट लिखा है वो कैपिटल है, स्मॉल नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता 315, अगर पूरा लिखता तो ये स्मॉल होता। ध्यान रखिएगा इन चीजों का। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब नोट कीजिए फटाफट। आई थिंक हो गया बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, तो चलो बच्चों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखो ये क्वेश्चन AIEEE में 2009 में पूछा गया है। ठीक है, ध्यान दो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, लेट अस से दैट ये मेरा एक पार्टिकल है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इस पे एक फोर्स लगाया, है ना। फोर्स की जो वैल्यू है वो ऐसे दी हुई है 10 प्लस 0.5x। ठीक है, इस तरह से गिवन है। अब कह रहा है कि जब अगर मान लो कि इस पे हमने पार्टिकल पे फोर्स लगाया, अभी इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो x इक्वल टू 0 मान लेते हैं। अब जब ये x इक्वल टू 2 पे जाएगा, मतलब ये पार्टिकल ऐसा मूव होता हुआ
होता हुआ इस पॉइंट पे पहुंचा और इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, जो x है वो मीटर में है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर मैंने इस पे इतना फोर्स लगाया था, ये जो f जिसकी वैल्यू इतनी है, तो आपको क्या करना है, वर्क डन मुझे बता देना है कि क्या होगा, कहां से x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 2 तक में वर्क डन कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? तो चलो आसानी से सॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें ये देखना होता है कि जो मेरा फोर्स है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है। तो यहाँ पे जरा ध्यान दो कि फोर्स जो है वो डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है x पे, है ना। मतलब अगर x की वैल्यू सपोज दैट यहाँ पे 1 होगी तो ये कितना हो जाएगा 10.5। वहीं पे x की वैल्यू जब 2 होगी तब कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि x पे ये डिपेंड कर रहा है और इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक वेरिएबल फोर्स है। और वेरिएबल फोर्स के लिए हम क्या करते थे, तो हम पहले छोटा सा डिस्प्लेस वर्क डन निकालते थे, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर देते थे। अगर आपको याद आ रहा हो तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करते थे, dw इक्वल टू व्हाट, f डॉट ds वेक्टर। और उसके बाद हम क्या करते थे, इसी को इंटीग्रेट कर देते थे dw को, तो हमें क्या मिल जाता था, टोटल वर्क डन। यही तो होता था, टोटल वर्क डन मिल जाता था। तो यहाँ पे अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूं तो मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और लिमिट कहां से कहां तक लगा सकते हैं, x इक्वल टू 0 से लेकर के x इक्वल टू 2 तक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो, dw इक्वल टू f डॉट dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, और ये पॉजिटिव है, मतलब ऑलवेज x डायरेक्शन में है, तो हम इसको i कैप भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगा 10 प्लस 0.5, दैट इज मैं 1/2 लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा x/2 मल्टीप्लाइड बाई dx। तो ये मेरा आ गया वर्क डन छोटा सा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन करूं तो टोटल वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके 2 तक, और ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस x/2 dx। आई थिंक आप 11th में हो तो इंटीग्रेशन आपको आती भी होगी, लेकिन फिलहाल मैं कर भी देता हूं आपके लिए। तो ये जरा देखो, ये इंटीग्रेट हो जाएगा कहां से, 0 से लेके 2 तक, और ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 तक x/2 dx। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे तो 10 बाहर आ जाएगा, dx का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2 आएगा, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन हो जाता है x और वैल्यू, मतलब मैं कर ही देता हूं यार। देखो कांस्टेंट बाहर और ये x, और इस पे हम क्या लगाएंगे, लिमिट, प्लस ये मेरा 1/2 बाहर, और x का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो ये हो जाएगा x²/2। ठीक है, और इन पे आपको लिमिट लगानी है 0 से लेके 2 तक। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू 2 प्लस 1/2, और यहाँ पे अगर पुट करोगे तो 2 x²/2 आने वाला था ना, हाँ, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4/2, दैट इज 2। दिस इंप्लाइज दैट 20 जूल आपका क्या है, वर्क डन है, आंसर है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद ओ माफ कीजिएगा, यहाँ पे मेरा +1 आएगा ना भाई, तो देखो ये तो 20 हो गया, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 4/2, दैट इज कट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, और इससे इसको कट करेंगे तो 1, तो ये 20 + 1 जूल आएगा मेरा आंसर, दैट इज 21 जूल। ठीक है, अरे यार वो प्रिंटिंग मिस्टेक था, है ना, माइनर सा। तो अब नोट करो और अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, तो बच्चों नोट कर लिए, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, है ना। अब मान लो कि क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हो कि फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ओके, देखो इस तरह का अगर मान लो बच्चों क्वेश्चन दिया हो, है ना, तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। कह रहे क्वेश्चन में कि एक पार्टिकल पे अगर हम इतना फोर्स लगा रहे हैं, है ना, तो फोर्स हमें कितना दिया हुआ है, देखो
एफ वेक्टर इक्वल टू 2x स्क्वायर आई कैप प्लस 3y जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, ये हमें फोर्स गिवन है और ये कह रहा है कि ये पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन दिया हुआ है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स देखो, मान लो कि ये एक पॉइंट था x, ठीक है, x तो हम एक्स वाई जेड ले चुके हैं। मान लो ये एक पॉइंट था बच्चों P जिसका कोऑर्डिनेट है 1,1,1 और यहां से मैं इस पार्टिकल को Q तक ले जा रहा हूं जिसका कोऑर्डिनेट है 2,2,0। तो कह रहा है इस केस में अगर मैं P से Q तक ले गया तो बताइए कि आपने कितना वर्क डन किया। ओके, तो चलो ध्यान देना, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो अगर मान लो कि जो हमारा वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला क्या है, F वेक्टर डॉट ds वेक्टर। ठीक है, तो F वेक्टर तो गिवन है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो ये जरा देखो, मैं ये क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं, मैंने आपको सिखाया था कि जो हमारा फोर्स होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो कई बार हमारा फंक्शन होगा x का, फिर x y का भी हो सकता है, x y z का भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो फोर्स जो है वो x y और z तीनों का फंक्शन है। ठीक है, और इसके रिस्पेक्ट में जो पार्टिकल होगा वो देखो x y और z, मतलब ये 3D में क्या कर रहा है, ये पार्टिकल जो है वो मोशन 3D में कर रहा है, करेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हमको डिस्प्लेसमेंट लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, 3D के लिए डिस्प्लेसमेंट, मान लो ds वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ना, थोड़ा सा x में, थोड़ा y में और थोड़ा z में। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे इस ds वेक्टर का इसके साथ, तो क्या मेरा वर्क डन मिल जाएगा, आंसर है हाँ मिल जाएगा। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारा फोर्स है वो कैसा है, हमारा फोर्स है बच्चों वो एक वेरिएबल फोर्स है। कैसे, क्योंकि ये x y और z पे डिपेंड कर रहा है, तो इसके लिए हमें इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा। चलो हम एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे, है ना, वो भी छोटा वर्क डन dw। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, इसका उसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 2x स्क्वायर आई कैप प्लस 3y जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, ये हो गया फोर्स मेरा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या करेंगे, तो dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, तो मैंने क्या सिखाया था आपको, फोर्स का x कंपोनेंट का मल्टीप्लाई x के साथ, तो ये हो गया मेरा 2x स्क्वायर dx प्लस 3y dy प्लस जेड स्क्वायर dz। ये मेरा वर्क डन आ चुका है बच्चों dw। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो अभी इसका टोटल वर्क डन निकालना पड़ेगा। और हमारा कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक है, x y z का, देखो ये 1 से 2 पे गया, ठीक है, y वाला भी 1 से 2 पे गया और z वाला 1 से 0 कोऑर्डिनेट पे गया है। तो हम लिमिट लगा लेंगे अगर इसी को इंटीग्रेट करना हो, टोटल वर्क डन चाहिए हो तो अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसी वाले टर्म को इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक करेंगे, तो देखो x वाला कहां से वैरी हो रहा है, 1 से लेकर के 2 तक, 1 से लेकर के ये 2 हो गया मेरा लिमिट x का। y वाला कहां से कर रहा है बच्चों, 1 से 2 तक, तो ये भी 1 से 2 तक हो गया। और ये कहां से, देखो तो 1 से लेकर के 0 तक। और इसको सॉल्व कर देना है, 2 बाहर आ जाएगा x क्यूब बाई 3, 2 बाहर आ गया और इधर बचेगा हमारा x क्यूब बाई 3। लिमिट कहां है, 1 से 2 प्लस, और इसमें देखो तो 3 बाहर आ गया, y स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहां है 1 से लेकर 2 प्लस है, तो ये हो गया z क्यूब बाई 3। लिमिट कहां से कहां तक होगी, तो 1 से लेकर के 0 तक। ठीक है, अब चलो इसको सिंप्लीफाई किया जाए। तो अगर मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो कितना हो जाएगा, लिमिट पुट किया जाए, तो ये हो गया 2 बाई 3 और x की जगह पे आप क्या करोगे, एक बार 2 रखोगे, तो ये हो गया 2 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये तो x वाला कोऑर्डिनेट हो गया, प्लस 3 बाई 2 बाहर हो गया, y का देखेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस यहां पे देखें तो 1 बाई 3 मेरा बाहर आ गया है और फिर हो जाएगा मेरा 0 माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरा कोऑर्डिनेट बन रहा है। अब चलो सॉल्व किया जाए, तो ये हो गया 2 बाई 3 इंटू 2 टू जा 4, 2 जा 8, 8 में से 1 गया 7 प्लस 3 बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4 माइनस 1 3
फिर -1/3। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, तो अगर सिंप्लीफाई करोगे तो जो भी कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो, है ना। इस तरह से हम इस तरह के केसेस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। मैं एक बार और समझा दूं आपको। देखो, हमें फोर्स दिया हुआ था, फोर्स जो है वो वेरिएबल फोर्स है क्योंकि एक्स, वाई और जेड पे डिपेंडेंसी दिखा रही है। तो इससे ये हमें क्लियर हो गया कि हमें इंटीग्रेट करना होगा। साथ में देखो कि हमें कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो जब भी आपको कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में देगा तो आप डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा निकालोगे और वेरिएबल है तो लास्ट में इंटीग्रेट कर दोगे उनको लिमिट लगा करके। ठीक, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करो जल्दी से। हो गया बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, देखना बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि फोर्स F इक्वल टू kx स्क्वायर एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल एट एन एंगल 60 डिग्री। ठीक है, इतना फोर्स लगा रहे हैं इस एंगल पे, है ना, जो कि एंगल हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से गिवन है। तो कह रहे हैं कि क्वेश्चन कहां से कहां तक डिस्प्लेस होगा। चलिए समझते हैं। मान लो कि हमारा एक ब्लॉक था, ठीक है, ये रहा हमारा ब्लॉक। अब इस पे क्या करा हमने कि एक एंगल पे फोर्स लगाया, और ये एंगल कितना था, बोलो 60 डिग्री। फोर्स की वैल्यू के एक्स स्क्वायर है। तो जाहिर सी बात है यार कि ये हमारा, मान लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा x1 है, तो x1 से लेकर के फोर्स लगा है तो कुछ दूर तक जाएगा। तो सपोज दैट कि वो ब्लॉक यहाँ पे आया, ठीक है, और ये पोजीशन को x2 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आपको इसकी यहां से यहां तक गया, फोर्स लगा हुआ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी है और फोर्स भी है। तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। उसी वर्क डन को आप बताओ कि x इक्वल टू x1 से लेकर के x इक्वल टू x2 पे कितना आपने वर्क डन करा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है यार। देखो, सबसे पहले हमको ये देखना है कि जो हमारा फोर्स है वो कैसा है। तो फोर्स देख रहे हैं कि kx स्क्वायर है, जो कि अगर मैं बात करूं तो वेरिएबल फोर्स है, मतलब कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन आने वाला है। ठीक है, अच्छा, और इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक छोटा सा वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि जो मेरा dw है वो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर डी एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो चलो, तो ये हमारा हो गया वर्क डन। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो अगर मैं देखूं बच्चों कि इंटीग्रेट करने चलूं तो क्या हो जाएगा, यहां से के बाहर आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको और इक्वेट करूं तो देखो ये हो जाएगा के और एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो अगर यहां से मैं के बाई 2 को देखूं तो बाहर आ गया एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे हम, x1 से लेकर के x2 तक। ठीक है, तो ये हो गया मेरा x1 से लेकर के x2 तक। तो अगर मैं देखूंगा तो यहां से वैल्यू आएगी मेरी x2 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, है ना। तो अब देखो, हमने बहुत सारे वेरिएबल्स पे के क्वेश्चन कर लिए। हमने सबसे पहले क्या देखा कि f इक्वल टू सबसे बेसिक वाला फॉर्मूला f डॉट ds देख लिया था। ठीक है, उसके बाद हमने उसके इंटीग्रल वाला भी देखा कि अगर फोर्सेस वेरिएबल है तो कैसे काम करेगी। फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी देखा। तो यहां से हम वेरिएबल फोर्सेस का और उसके फंक्शंस कैसे कैसे डिपेंड हो सकते हैं ये देख लिया। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। फिर हमारे पास एक और फंक्शन बचा हुआ है जिसकी बात करी थी मैंने, कि कई बार जो फोर्सेस होगा ना वो फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकता है, या फिर कई बार डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी फंक्शन ऑफ टाइम भी हो सकता है। तो इस पे क्वेश्चन बचा हुआ है, इस पे हम आगे करते हैं, फिर हम ग्राफ की तरफ चल देंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आई होप आप नोट कर लिए हो। चलो यार, अब आगे बढ़ा जाए। देखो बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर ये 6 होगा, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है,
चलिए ध्यान दीजिए, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 6 kg, ठीक है, मास गिवन है हमें, इज अंडर अ फोर्स विच कॉज अ डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट देखो ये फंक्शन ऑफ टाइम करके दिया हुआ है। कह रहे हैं कि बॉडी है जिसका मास इतना है, डिस्प्लेसमेंट इतना है, तो हमें वर्क डन बताना है बच्चों कि 2 सेकंड में वो कितना वर्क डन करेगा। ठीक है, देखो इसके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, मैं बिल्कुल आपको 4 मेथड बताता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन को ठीक से समझ लेना क्योंकि इस पे कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव्स में, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मेथड 1 की बात करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन वाले की विद हम काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं, पावर से भी कर सकते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। चलो मेथड 1 में हमें क्या क्या गिवन है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है बच्चों, मास दिया हुआ है बॉडी का दैट इज 6 kg, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है s इज इक्वल टू t²/4 का, ठीक है, वो भी मीटर में, है ना, मीटर में। तो ये हमको मास दिया हुआ है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, और पूछ रहा है क्या, वर्क डन बताइए एट 2 सेकेंड पे, ठीक है ना, एट नहीं 0 से 2 सेकेंड पे हमको क्या करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। चलो स्टार्ट किया जाए। तो हम जानते हैं बच्चों कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट ds वेक्टर, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना कि अगर नहीं तो मुझे डायरेक्ट वर्क डन फोर्स दिया हुआ है, ना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो इसके लिए अगर मैं देखूं तो F इक्वल टू हम लिख सकते हैं m में, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो मास दिया हुआ है तो कोई ना कोई रीजन तो होगा, ठीक है। अच्छा, तो मास की जगह पे मैंने 6 पुट कर दिया। अब जरा देखो कि ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या डिस्प्लेसमेंट से हम एक्सेलरेशन पे जा सकते हैं, आंसर इज ऑफ कोर्स जा सकते हैं। तो अगर मैं देखूं तो डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये हमें वेलोसिटी दे देगा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 तो 1/4 कॉमन आ गया, और 2 तो इंटू 2t, तो ये कट गया, दैट इज t/2, ये हमारा वेलोसिटी आ गया। अगर मैं इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दूं तो हमें मिल जाएगा बच्चों एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो अगर यहां से मैं फोर्स निकालना चाहूं तो ये कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन, तो हमें फोर्स मिल चुका है अब, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ये फोर्स मिल गया बच्चों। अब जरा देखो कि अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करना चाहूं तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहां से लिखूं तो ये हो गया 3 इंटू, अब ds की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो जरा देखो कि ये ds/dt इक्वल टू क्या दे रखा है, मैं इन दोनों का यूज करूंगा। तो अगर मैं यहां से लिखूं तो ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t/2 इंटू dt, ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं t/2 dt, ठीक है। तो ये यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, वर्क डन। मैं इसको इधर साइड में लिख देता हूं, और कितना हो जाएगा, t/2 dt, ठीक है। अब जरा देखो ये वैल्यूज हुई, अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है t के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि मेरा फोर्स जो है वो टाइम पे डिपेंडेंसी दिखा रही है, ओके। और हमें कितने कहां से कहां तक वर्क डन चाहिए था, तो हमें वर्क डन चाहिए था, वर्क डन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो जरा देखो, चलो इंटीग्रेट कर दिया जाए इसको। अगर मुझे वर्क डन चाहिए टोटल, तो मैं ये 3/2 बाहर चला गया, और इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के 2 तक t dt को, ठीक है। तो यहां से अगर देखूंगा तो w इक्वल टू 3/2 और t²/2 और 0 से लेकर के 2 तक, ठीक है, t² हो जाएगा ना ये। तो w इक्वल टू 3/2 इंटू, यहां पे क्या हो जाएगा, अगर 2 पुट करूंगा तो 4/2 माइनस 0/2, तो यहां से देखो ये हो गया 2, कट जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू 3 जूल, ये मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों, है ना। तो देखो ये तो मेरा पहला मेथड था इंटीग्रेशन से। क्या क्या किया मैंने आपको, मैं एक बार समझा दूं। तो मुझे एक मास दे रखा था 6 kg का, डिस्प्लेसमेंट दे रखा था, कोई डाउट वाली बात नहीं होगी। अब जरा देखो कि मुझे मास दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, मुझे क्या चाहिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और वो भी डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, तो मुझे उसको फंक्शन के रिस्पेक्ट में भी लिखना होगा। यहां से मैं फोर्स निकाल सकता हूं, कैसे, F इक्वल टू m में होता है, तो मैंने इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दिया, एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन से हम क्या निकाल दिए, फोर्स निकाल दिए, करेक्ट। उसके बाद मैंने इस रिलेशन का यूज करके डिस्प्लेसमेंट को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनाया, और उसके बाद पुट करके इंटीग्रेट कर दिया। आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पे मुझे dw लिखना चाहिए था, ठीक है। और जब इंटीग्रेट आप कर रहे हो उसको, तो ये dw को इंटीग्रेशन 0 से 2 तक करा था, तब आपको टोटल आ जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए फटाफट नोट कीजिए, फिर हम अपने अगले मेथड की तरफ प्रोसीड करते हैं। हो गया, चलो बच्चों।
चलिए अब हमारा ये मेथड नंबर 2 होगा, ठीक है। देखिएगा हमें क्या दिया हुआ है बच्चों, मास दे रखा है दैट इज 6 kg, ठीक है, और हमें डिस्प्लेसमेंट दे रखा है t²/4 का। तो मैं यहां से वेलोसिटी अगर निकालूं dv/dt करके तो वो कितना आ जाएगा, तो ये हो गया मेरा t/2, ठीक है। अब जरा ध्यान दो कि टाइम 0 से लेकर के 2 सेकंड पे है, तो अगर मैं देखूं तो अगर जब हमारा बच्चों t जब 0 होगा तो u भी ऑफ कोर्स वेलोसिटी जो है वो भी 0 होगा, क्योंकि सीधे सीधे ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। और वन मोर थिंग, अगर उसके बाद मैं एक्सप्रेशन निकालूंगा तो ये आएगा 1/2 जो कि कांस्टेंट है। और अगर हमारा एक्सप्रेशन कांस्टेंट होता है तो हम क्या कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज कर देंगे ut प्लस हाफ at²। तो ये तो 0 था तो कट जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए ही तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 2 की जगह पे क्या लिख देंगे 2, ठीक है। तो जरा देखो कि ये हो जाएगा 1/4 इंटू 4, तो डिस्प्लेसमेंट आपको जो आएगा बच्चों वो आएगा 1 मीटर, करेक्ट, ठीक है। अब यहां से अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है तो जरा देखिए हम वर्क डन फोर्स कितना निकाल लेंगे, हमें एक्सेलरेशन मिल गया, तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इंप्लाइज दैट F इक्वल टू हो जाएगा हमारा मास है 6 इंटू 1/2 दैट इज 3 न्यूटन। तो अगर मुझे निकालना हो वर्क डन तो हम लिख देंगे 3 इंटू डिस्प्लेसमेंट है मेरा 1 दैट इज 3 जूल, ठीक है। तो ये हमारा काइनेमेटिक्स से निकाल लिया। देखो आसान क्वेश्चन है बहुत ही, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके तो चलो बच्चों अब हम अपने अगले मेथड की तरफ चलते हैं, दैट इज थर्ड मेथड, ठीक है। आसान सा है, बहुत इजी, बहुत शानदार मेथड। तो हमें क्या करना है, हमें वर्क डन निकालना है ना यार, जिसका फॉर्मूला ये होता है, हमें अच्छे से पता है। तो क्या मैं इसको यहां से इस तरह से नहीं लिख सकता हूं क्या, मास की जगह फोर्स की जगह पे लिखूंगा ma dx। अब एक चीज देखो, काइनेमेटिक्स में चलते हैं, क्या आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया गया है dv/dx, बिल्कुल बताया गया होगा। तो अगर मैं यहां से देखूं यार, तो देखो ये इधर चला जाएगा a dx इक्वल टू v dv। क्या मैं a dx की जगह पे v dv पुट कर सकता हूं, आंसर है बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है। यहां जो है m v dv, तो ये मेरा आया स्मॉल वर्क डन। अब हमें टोटल वर्क डन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ m v dv। अब जरा देखिए मास तो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या हुआ, वेलोसिटी। तो अगर मास को मैं बाहर निकाल लूं और वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल से फाइनल तक जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं u और v जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी है। इंटीग्रेट करोगे आप तो ये हो जाएगा v²/2 uv, ठीक है। तो जरा देखो आप m, फिर मैं यहां पे वैल्यूज पुट करूं तो v²/2 माइनस क्या हो जाएगा हमारा u²/2। अब जरा देखो कि बड़ा शानदार सा यहां से रिजल्ट बन रहा है, ये हुआ mv²/2 माइनस mu²/2 दैट इज, जरा देखो अब यहां से क्या बना, टोटल वर्क डन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है, माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहां से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि बेसिकली ये डेरिवेशन था। अब देखो इससे कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें मास चाहिए और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चाहिए बस। तो मास तो हमें पता है ना। चलो फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी की बात कर लीजिए। तो मैं इस जरा देखो कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का एक टर्म दिया हुआ है t²/4 का, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी, ds/dt करेंगे तो। अच्छा डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा t/2। अब बच्चों जरा देखो कि टाइम जब मेरा 0 है तो इनिशियल वेलोसिटी आएगी, कितनी आएगी, जब हम 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। वहीं पे जब मेरा टाइम 2 सेकेंड है तब क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आएगी तो 2/2 दैट इज क्या हो जाएगा, मैं लिख भी देता हूं 1, ठीक है, मीटर पर सेकेंड की। तो मुझे इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटी मिल चुकी है यार। तो अगर मैं इस इक्वेशन से आगे बढ़ूं, ठीक है, इस इक्वेशन से, तो ये हो जाएगा मेरा टोटल वर्क डन इक्वल टू 6, मास की जगह पे 6 कर दिया हमने, ठीक है। दोनों में से 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल लेते हैं,
और यहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो v स्क्वायर की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं तो 3 जूल आंसर आ रहा है टोटल वर्क डन। ठीक है, तो आप यहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, मतलब इस तरह से भी। ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर हम अपने अगले मेथड पे चलते हैं। नोट कर लिया? चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो यार बच्चों, अब हम अपने अगले मेथड की तरफ चलते हैं, फोर्थ, जो इस क्वेश्चन का लास्ट मेथड है। जरा ध्यान देना, अगर मैं बात करूं आपसे बच्चों, क्या आप कोई ऐसा फॉर्मूला जानते हो जिसमें वर्क आता है? आंसर है हाँ, हम पढ़ने वाले भी हैं और कुछ बच्चे पढ़ के भी आए होंगे। तो दैट इज पावर इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बच्चों वर्क की बात करूंगा, मतलब डीडब्ल्यू की बात करूं, तो क्या मैं पावर इनटू टाइम नहीं लिख सकता हूं? आंसर है बिल्कुल, डीडब्ल्यू एक स्मॉल वर्क, पावर पी को मैंने पावर को पी से रिप्रेजेंट कर दिया, टाइम को dt से कर दिया। तो ये जरा देखो कि ये फंक्शन है टाइम का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो अब देखो कि आगे मैं कैसे सॉल्व करूं। तो dw इक्वल टू पावर का एक और फॉर्मूला पड़ेगा, फोर्स इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम। ये तो टाइम है, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब चलो देखो आगे इस इक्वेशन का यूज करके हम कैसे वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहां से लिख सकते हैं dw इक्वल टू फोर्स की जगह पे मैं लिख दूंगा मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो मास हमने 6 दिया हुआ है, एक्सीलरेशन अभी बहुत बार किए हो यार, देखो हमें दिया था s। ठीक है, दैट इज t स्क्वायर बाई 4। यहां से हमने वेलोसिटी निकाला dv, तो ये कितना आया था हमारा t बाई 2, और एक्सीलरेशन निकाला था तो 1 बाई 2। तो हम यहां से लिख सकते हैं 1 बाई 2। वेलोसिटी कितनी आई है? t बाई 2। ठीक है, और dt तो dt ही रहने वाला है। ये कट गया, 3 बचा, तो यहां से हो जाएगा मेरा 3 बाई 2 बाहर t dt। ठीक है, अब जरा देखो कि ये मेरा स्मॉल वर्क डन था, क्या मैं इसको कंप्लीट टोटल वर्क डन निकाल सकता हूँ? आंसर है हाँ। तो स्मॉल वर्क डन को अगर इंटीग्रेट करूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? टोटल वर्क डन। तो ये हो जाएगा 3 बाई 2, 0 से लेके 2 सेकेंड तक चाहिए हमें, t dt। ठीक है, अगर यहां से सॉल्व करोगे आप तो अगेन आंसर कितना आएगा? 3 जूल। करके देख लेना। ठीक है, चलो, तो ये 4 मेथड थे, है ना, हमने सारे को डील करा। मैं इस पे आपको एक एक करके बहुत सारे मेथड क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, उतनी अच्छी आपकी क्या हो जाएगी कैलकुलेशन, और फिर आप उतना अच्छे से ना किसी भी तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाओगे। आपको जो मेथड इजी लगता है उससे करो। तो ये सारे के सारे बच्चे थे, हमने इसमें एक एक करके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को डील करा है। ठीक है, अब ग्राफिकल चीजों की बात करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है, तो अगले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, सॉरी अगले लेक्चर से, और उसमें हम ग्राफ्स देखेंगे, फिर कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस और काइनेटिक एनर्जी वगैरह को अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और बहुत सारे क्वेश्चंस करो यार। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।